याद है क्या केपलर के लॉ? तीन लॉज थे, कौन कौन से? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज, एंड तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड। ठीक है, ऐसे केपलर के तीन लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन एट वन ऑफ फोसाई। दूसरा लॉ क्या कहता है? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट रहने वाला है। तीसरा लॉ क्या कहता है? टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब ये कांस्टेंट रहेगा। सही है? यस सर। अब देखो, इसके आगे की चीजें आपको पता है। इसके आगे क्या हुआ था? केपलर ने तो काम किया अपना, फिर केपलर के बाद न्यूटन भाई साहब आए। न्यूटन भाई साहब बैठे थे, अचानक से एप्पल गिर गया और न्यूटन को साक्षात्कार हुआ। ऐसा ही है क्या? तो ऐसा नहीं है, पर न्यूटन के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी। एक तो यार, अगर ये एप्पल नीचे गिरता है, ठीक है, तो मून भी नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर एप्पल है, अर्थ के ऊपर मून है। और फिर उसने कोशिश की कि देखो, ये एप्पल का एक्सीलरेशन पता है। इवन गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट करके जो अर्थ के नियर बाय ऑब्जेक्ट थे उनका एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये निकाला था। सही है? सो न्यूटन ने कहा कि देखो, उसके पहले जो हिस्ट्री हमने देखी है उस हिसाब से न्यूटन को ध्यान में आया कि मून भी अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। मून revolves around the earth in circular orbit। ठीक है, with time period। what is time period? क्या होता है टाइम पीरियड? with time period of 27.3 days and radius of orbit 3.84 into 10 to the power 4 10 to the power 8 मीटर। ठीक है, ये न्यूटन के पहले भी पता था कि मून सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। फिर से वही वो अपने जगह पर 27.3 डेज के बाद आता है, और जिस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व हो रहा है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इज 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। अब देखो, जैसे हमें भी पता है सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? एक्सिस। सर्कुलर मोशन के लिए एक्सिस जरूरी है, और एक्चुअली एक फिक्स पॉइंट जरूरी है। और अगर ये चीज नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। असं काय असतं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जैक्टली, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है, इसका मतलब क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा क्या? हाँ सर, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसा रहता है ना, एफ से इक्वल टू मास ऑफ मून इनटू एक्सीलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ।
क्या सही है? पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आता है? m v स्क्वेयर अपॉन आर एम। सो यहां से ध्यान में आया कि ये मून का जो एक्सीलरेशन होगा, कौन से चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो मून को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा। एम मास ऑफ मून दोनों साइड का चला गया तो एम आ जाएगा वीएम स्क्वेयर अपॉन आर एम। देखो इसकी वीएम, ये जो स्पीड है, क्या ये सरकमफरेंस अपॉन टाइम पीरियड रहेगी? एक राउंड में सरकमफरेंस इतना डिस्टेंस अपन कवर करते हैं, सही है ना? 2 पाई आर सरकमफरेंस, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम है कैपिटल टी। सो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन टी। यहाँ पर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर एम का स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर इंटू आर एम। ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वेयर आर एम अपॉन टी स्क्वेयर। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी? क्या ये वैल्यू मिल जाएगी? देखो अपन करके देखते हैं। देखो रफ कैलकुलेशन करते हैं, रफ बिल्कुल रफ, कुछ भी मैंने अप्रोक्स रियल नहीं किया है, बट इतना ध्यान में आया ये एम की वैल्यू जो आ रही है ये 2.5 इंटू 10⁻³ के आसपास आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, ये एक्सीलरेशन ऑफ मून जो है इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ and it is very small compared to acceleration due to gravity on earth। ठीक है, देखो हाँ आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ऐसा है, ये अर्थ है, इस अर्थ के अबाउट ये मून घूम रहा है, ठीक है? इसकी सर्कुलर मोशन होनी है तो डेफिनेटली इसे अर्थ के तरफ खींचना चाहिए, ठीक है? और ये खींचने वाला फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा। बट इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से काफी कम आ रही है। इसकी वैल्यू काफी कम आ रही है। इसका मतलब न्यूटन को क्या क्लिक हुआ? न्यूटन को ध्यान में आया कि ये जो एक्सीलरेशन है जो अर्थ के कारण है, किसके कारण है? अर्थ के कारण, ये डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर है तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला गया, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? और फिर न्यूटन को ध्यान में आया, न्यूटन ने एक केपलर का भी यूज किया, केपलर के थर्ड लॉ का भी यूज किया, और फिर उसे ध्यान में आया कि ये जो ये जो खींचने वाला फोर्स है, ये जो पुल है, ये डिक्रीज होगा जब डिस्टेंस बढ़ेगा। और कैसे प्रोपोर्शनल रहेगा? तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने कहा कि देखो भैया ये कम हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और अगर ऐसा है तो मुझे रेशो लेना पड़ेगा।
मुझे कहना पड़ेगा this acceleration due to gravity on earth is inversely proportional to radius of earth का square, और this acceleration of moon is inversely proportional to मून जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट के रेडियस का स्क्वायर। और जब ये रेशो लिया गया फिर g अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मून इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो ऊपर आ जाएगा rm स्क्वायर अपॉन re स्क्वायर, और ये रेशो लगभग आता है 3600। यहाँ पर देखो हमने क्या निकाला है, एक्सीलरेशन ऑफ मून। सो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मून लेते हैं, तो देखो ये वैल्यू है 9.8 और ये वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये ऊपर चले जाएंगे, सो हो जाएंगे 10 टू द पावर 3, 2.5 डिवाइडेड बाय 9.8, 25 3 जा 75, 23 बच गए, लगभग 3.8 के आसपास ही वैल्यू आ जाएगी। इंटू 10 टू द पावर 3, इसका मतलब हमने जो वैल्यू ली है ये अप्रोक्सीमेटली सही है, क्योंकि न्यूटन को भी वही मिला। सो यहाँ से न्यूटन को रियलाइज हुआ कि अर्थ तो फोर्स लगाएगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, बट इसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन है, इसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? इसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद न्यूटन ने हमारा एनालिसिस करके अपना लॉ बताया। देखो क्या कह रहे हैं हम, हमारा कहना है, देखो न्यूटन को आर स्क्वायर कैसे क्लिक हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसका दूसरा लॉजिक है ये। मतलब ऐसा हुआ होगा, अब न्यूटन के दिमाग में क्या चला अपने को पता नहीं है, बट ये लॉजिकल लगता है। सो ये एक्सीलरेशन का रिलेशन है। सो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर, हमने ऊपर और नीचे आर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर एम क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर एम स्क्वायर। अब केपलर के थर्ड लॉ को देखो तो जरा, केपलर के थर्ड लॉ का कोई पार्ट यहाँ पर दिख रहा है? आर एम क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, लॉ ऑफ पीरियड, ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये दोनों भी चीजें कांस्टेंट है, तो दिस एक्सीलरेशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और फिर जाकर न्यूटन को रियलाइज हुआ कि देखो यार, मासेस का तो डेफिनेटली रोल है, ठीक है, बट ये डिस्टेंस का भी रोल है। एंड फिर इसके कारण न्यूटन अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे पाया। ठीक है, देख लेते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the
product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है? Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है? एक लाइन इसके नीचे हमने लिखनी चाहिए, कौन सी? क्या लिखना चाहिए इसके आगे बताओ? The force being vector quantity its direction will be along the line joining them and towards each other. ठीक है? The force being vector quantity, हमें डायरेक्शन देना जरूरी है. Its direction will be along the line joining them. Them मतलब objects या bodies. So न्यूटन का लॉ अगर अपने को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा अगर इस प्रकार के दो ऑब्जेक्ट है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m1, एक ऑब्जेक्ट का मास है m2, तो ऐसे केस में आप इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकते हो product of their masses inversely proportional to the square of distance between them. इनको साथ में लाया तो ये बन जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वेयर. ठीक है? अपॉन r स्क्वेयर. अब देखो, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो देखो, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ओरिजिन के रिलेटिव इसकी पोजीशन है r1, इसकी पोजीशन है r2, सो ये डिस्टेंस अपन दे सकते हैं r से. सही है? क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी यही कहता है? r1 प्लस r बार इक्वल टू r2. ठीक है? अगर ऐसा है तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं r1 प्लस r बार इक्वल टू r2 बार. ठीक है? पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन विल बी एडिशन. सो यहां से r बार आ जाएगा r2
माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में देना है तो हम देंगे दिस फोर्स विल बी, अब वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं है मैं, फोर्स विल बी कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वेयर, और इसकी डायरेक्शन रहनी चाहिए किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, द फोर्स ऑन मास m2 बिकॉज ऑफ 1, 2 पर लगने वाला फोर्स। देखो कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। देखो पर इसकी डायरेक्शन कैसे लिख सकता हूं मैं, m2 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, द फोर्स बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, its direction will be along the line joining them and towards each other। इसकी डायरेक्शन रहने वाली है m2 को m1 अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी माइनस ऑफ आर कैप। सर कैप क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इतना ही है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखाया है, मैग्नीट्यूड रहेगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अभी मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे रहेगी, माइनस ऑफ आर बार की डायरेक्शन ये है, मुझे अपोजिट डायरेक्शन पर ये फोर्स लग रहा है, इट इज माइनस ऑफ आर कैप। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 बाय 1। सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो इसे शायद से आप माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप ऐसा भी लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन फिगर आउट फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2, m1 पर लगाया हुआ फोर्स बिकॉज ऑफ m2, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगा ना, m2 m1 को अपने तरफ खींचने वाला है। दिस इज फोर्स ऑन 1 बाय 2, यह आने वाला है एक बार फोर्स ऑन 1 बाय 2, मैग्नीट्यूड रहेगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, डायरेक्शन आर की ही है, सो इसे आप आर कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको आप मॉडिफाई करके कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर कैप को मैं आर बार अपॉन आर लिख सकता हूँ, आर बार ऊपर रहा, आर इंटू आर स्क्वायर विल बी आर क्यूब इंटू आर बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। सही है क्या, सो ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा एक दूसरे के तरफ। और आपको ध्यान में आ रहा है कि सर देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो मैं इस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 बाय 1। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर फॉर्म में इसे माइनस से बताना पड़ेगा। ठीक है, अब शायद से कुछ लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ याद आ जाएगा, to every action there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। ठीक है, सो इस प्रकार से न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। ठीक है,
अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमें समझ कर लेना जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? तो देखो ये दो चीजें ऐसी है। फर्स्ट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन refers to point masses is refer to point masses, ठीक है। while we deal with extended bodies with finite size। ध्यान में आया क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है। सो देखो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रेफर्स टू पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मासेस के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीज याद रखनी चाहिए। तो फिर सर ऐसे केस में क्या करना? ठीक है। सो ऐसे केस में हम दो स्टेटमेंट या दो रिजल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। कौन से केस में? फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन an extended object like Earth and point masses हम दो रूल्स यूज करते हैं। कौन से है ये दो रूल? पहला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो spherical shell of uniform mass the force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of earth या center of body या center of shell, ठीक है। दूसरा है force of attraction due to a hollow shell of uniform density on a point mass
situated inside it is 0. ठीक है, दो रूल हमने देखे, कौन से दो रूल है देख लो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ये सब दिक्कत क्यों आ रही है? बिकॉज न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट रेफर्स टू पॉइंट masses, while in real life we deal with extended bodies with finite size. ठीक है, so in such cases for gravitational force between an extended body like earth, हम अर्थ के केस में ज्यादा डील करने वाले इसलिए स्पेशली मेंशन किया, एंड अ पॉइंट मास वी कंसीडर दिस टू रूल्स। The force of attraction between hollow spherical shell of uniform density, एक hollow spherical shell है of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of shell is concentrated at the center of shell। मतलब क्या सर? इसका मतलब ऐसा है, if we have a hollow spherical shell जिसका मास m है, and then there is a body of छोटा सा मास m, तो इस छोटी सी बॉडी है, ये पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉइंट मास, दिस इज एक्सटेंडेड बॉडी। अब ऐसे केस में हम कहेंगे कि देखो ये पूरी की पूरी शेल जो है जिसका मास कैपिटल एम होगा शायद से, ये इस सेंटर पर सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, सो इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बन जाएगी? इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगी ये एक पॉइंट मास और ये दूसरा पॉइंट मास। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r होगा तो ये भी डिस्टेंस r होगा, और अब दो पॉइंट मास के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करना आपको आता है। यहाँ पर कैपिटल एम मास रहेगा, यहाँ पर छोटा एम मास रहेगा। ठीक है, ये भी डिस्टेंस r रहेगा, ये भी डिस्टेंस r रहेगा। पहला रूल ये कहता है, पहला रूल कहता है अगर ऐसा कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेरिकल शेल है और दूसरी बॉडी इसके बाहर है, दूसरी बॉडी इसकी बाहर है, तो हम कहते हैं कि देखो इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स रहेगा उसी प्रकार से फोर्स ये बड़ा शेल लगाएगा जिस प्रकार से ये छोटा सा पॉइंट मास अगर सेंटर पर सिचुएटेड होगा तो लगाने वाला है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है the force of attraction due to a hollow spherical shell of uniform density on a point mass situated inside is 0। इस प्रकार से बहुत बड़ा शेल हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट मास है, ये बाहर कैपिटल एम वाला मास है। ठीक है, तो इस एम पर लगने वाला फोर्स 0 रहेगा। लगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on छोटा m by capital M will be 0। सर ऐसा क्यों? तो देखो अगर ये बॉडी है बहुत बड़ी
तो क्या मैं ऐसा इसे कंसीडर कर सकता हूँ इट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे पीसेस? हाँ सर, ये तो हम हमेशा करते आए हैं। तो देखो फटाक से समझ लेते हैं, ये एक बॉडी है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल रहेगा, ये एक पार्टिकल रहेगा, ये एक पार्टिकल रहेगा। देखो फोर्स अट्रैक्टिव रहने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इस प्रकार का। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके तो अपन कंपोनेंट निकाल सकते हैं आराम से। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट रहने वाला है, इसका भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट रहने वाला है। इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। इसके लिए भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। क्या ध्यान में आ रहा है आपको? आपको ध्यान में आ रहा है सर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। इसके कारण जो कुछ भी फोर्स बच रहा है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा आपको ये भी ध्यान में आ रहा है सर, देखो ये इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है, इस केस में डिस्टेंस कम है। सो एवरेज डिस्टेंस अगर आ जाता है रेडियस इतना, तो विच इज ऑब्वियस लॉजिकल, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। सो कुछ केस में फोर्स ज्यादा रहेगा, कुछ केस में फोर्स कम रहेगा। एवरेज दोनों के बीच में आर इतना डिस्टेंस है, ऐसे कैलकुलेशंस अगर आते हैं तो वो सही होगा। इंटीग्रेशन से आप ऐसे सभी मासेस के फोर्सेस निकालते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हो, तो यही रिलेशन आने वाला है। और ये फोर्स निकालना आपको आता है, कितना रहने वाला है ये? कैपिटल जी छोटा एम इंटू कैपिटल एम अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का, दैट इज आर का स्क्वायर। ठीक है, अब शायद से आप में से कोई मुझे बता देगा सर अगर ये ऐसा है तो नीचे वाले केस में भी मैं आराम से बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? आप बताओगे कि सर देखो ये जो m रहेगा ना, इस m को इधर वाला मास अपने तरफ खींचेगा, इधर वाला मास अपने तरफ खींचेगा, वैसे ही सिमिलरली इधर वाला मास इतने तरफ खींचने वाला है, इधर वाला मास अपने तरफ खींचने वाला है। अब रफली अगर इसके दो पार्ट अगर अपन देखते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा है बट डिस्टेंस भी ज्यादा है, राइट हैंड साइड का मास कम है बट डिस्टेंस भी कम है। सो राइट हैंड साइड वाले फोर्सेस एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेस, ऊपर के डायरेक्शन के फोर्सेस, नीचे के डायरेक्शन वाले फोर्सेस, ऐसे सभी को आप लेते हो तो उनका नेट समेशन 0 आ जाएगा। सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, विच इज लॉजिकल कि नेट फोर्स इस केस में 0 आएगा। क्या ध्यान में आ रहा है? ठीक है।